गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स, एग्जाम अपडेट्स और अन्य स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है 709 पदों के लिए, उसका नया सिलेबस जारी किया है, जिसमें आपके एनवायरमेंट से संबंधित 15 टॉपिक्स हैं। इसमें पहला टॉपिक जो था राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं नए सिलेबस के हिसाब से। इसका पीडीएफ मैंने अभी नहीं डाला है, आज इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आज हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, आरक्षित वन और संरक्षित वन। देखिए, आरक्षित वन और संरक्षित वन के साथ एक टॉपिक आपको और पढ़ना पड़ेगा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। क्यों? क्योंकि जो आरक्षित वन और संरक्षित वन का कॉन्सेप्ट है वो आपका इन्हीं एक्ट से निकल कर आता है, तो पूरा हम इसको कवर करेंगे। इस दोनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक 2 है हमारा भारतीय वन अधिनियम यानी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, आरक्षित वन और संरक्षित वन। सबसे पहले देखिए, आरक्षित वन और संरक्षित वन पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि आखिर वन की परिभाषा क्या है, भारत में आखिर फॉरेस्ट या वन बोला किसको जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, पहला ही पॉइंट है, वर्तमान में वन की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया हो। जो सरकार की अलग अलग पॉलिसीज है उसमें भी किसी में भी फॉरेस्ट की कोई भी एक एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है जिसको हम ये मान सके कि हाँ राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें वन कहा जाता है। राज्य सरकारों को अपनी तरीके से छूट दी गई है कि वो वन को कैसे निर्धारित करते हैं। अगला पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे, राज्यों को वनों की अपनी परिभाषा निर्धारित करने के लिए अधिकार दिया गया है। देखिए, इस संबंध में अब ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता, किसी को भी वन आप नहीं मान सकते। इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट का वाद है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने ये कहा था कि जो डिक्शनरी मीनिंग होता है फॉरेस्ट का वो वन माना जाएगा। वर्ष 1996 से भूमि को वन के रूप में परिभाषित करने का विशेषाधिकार राज्य का रहा है, यानी राज्य के पास स्पेशल प्रिविलेज है। और इसकी उत्पत्ति उच्चतम न्यायालय के आदेश, जिसे टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुल्कपाद बनाम भारतीय संघ यानी टी.एन. गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो वाद है 1996 का, इसके निर्णय के नाम से जाना जाता है। और जो भारत में फॉरेस्ट की डेफिनेशन की उत्पत्ति हुई है वो इसी वाद से हुई। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वन शब्द को इसके शब्दकोश के अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए। जो मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट किसे माना जाता है, जो इसका डिक्शनरी मीनिंग है। ठीक है, तो एक तरह से हम सीधे सीधे शब्दों में ये मान सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है, अलग अलग राज्य अपने हिसाब से स्पेशली शब्दकोश के हिसाब से वनों को निर्धारित करते हैं। इसमें सभी वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त वन शामिल हैं, चाहे जिन्हें आरक्षित, संरक्षित या अवर्गीकृत श्रेणी के रूप में रखा गया हो, या तो वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट हो या संरक्षित या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो या फिर अवर्गीकृत या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट हो, सारे आपके वन की कैटेगरी में आते हैं। हमारे लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो वन की परिभाषा के टॉपिक को हमने देख लिया, अब हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टाइमलाइन की कि भारत में जो वन अधिनियम आए हैं या फिर फॉरेस्ट की कैटेगरीज आई हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये कैसे कैसे आई हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट भारत में होता है 1864 में। 1864 में डायट्रिच ब्रेंडिस एक बहुत फेमस वनों से संबंधित अधिकारी हैं, जिनको भारत का इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया जाता है। ये स्पेशली माना जाता है कि भारत में वानिकी के पिता या फादर ऑफ फॉरेस्ट्री इन इंडिया डायट्रिच ब्रेंडिस को बोला जाता है। और इन्होंने सबसे पहले भारत में इंपीरियल स्कूल ऑफ फॉरेस्ट, इसकी स्थापना की वनों से संबंधित रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, जिसको वर्तमान में आप फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं, FRI देहरादून। यह स्थापना डायट्रिच ब्रेंडिस के कार्यकाल में ही हुई थी। और इन्हीं के एफर्ट्स के कारण 1865 में भारत का पहला वन अधिनियम आता है, जिसमें वनों को प्रोटेक्शन या वनों को हम किस तरीके से संरक्षित करते हैं उसकी बात की गई थी। लेकिन एक्चुअल में देखिए, इसका उद्देश्य दूसरा था। मैं आपको बताता हूं क्यों। आपको पता होगा, भारत में 1853 में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। रेलगाड़ी के लिए आपको स्लीपर ट्रैक्स, स्लीपर चाहिए होते हैं, सीट्स बनाने के लिए लकड़ी चाहिए होती है। तो स्पेशली जो ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था वो संरक्षित करना नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य मुख्य रूप से ये था कि आखिर हम वनों का ज्यादा से ज्यादा दोहन कैसे करें, क्योंकि रेलवे का उन्हें भारत में एक्सपेंशन करना था और इसके लिए लकड़ी की बड़ी मात्रा में आवश्यकता थी। वर्ष 1864 में स्थापित इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने विभिन्न वन मंडलों द्वारा वनों पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। आपको पता होगा, जो जंगलों में जनजातीय लोग रहते थे, इसी कारण से सबसे बड़ा कारण यही था, जब ब्रिटिश लोगों ने जंगलों पर अपना अधिकार या आधिपत्य स्वीकार करना शुरू किया, उस दौरान लगातार जो आदिवासी लोग थे उनसे इनका
हम कह सकते हैं लड़ाई होनी शुरू हुई, और आपने देखे होंगे जो बहुत सारे आंदोलन चले हैं, ट्राइबल आंदोलन है जिसको हम जनजातीय आंदोलन बोलते हैं, जैसे बिरसा मुंडा का आंदोलन है, सिद्धू कान्हू का आंदोलन है, कोल अपराइजिंग है, सांथल विद्रोह है, वो सभी कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार की जो एक एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी थी वनों को लेकर उससे संबंधित है। इसने ब्रिटिश सरकार को वृक्षों से आच्छादित किसी भी भूमि को सरकारी जंगल घोषित करने और उसके प्रबंधन के लिए नियम बनाने का अधिकार दे दिया। तो सबसे पहले फॉरेस्ट से संबंधित नियम भारतीय वन अधिनियम 1865 के तहत ही बनाए गए। इस वन अधिनियम में भविष्य में 2 बार संशोधन किया गया, एक बार 1878 में और दूसरी बार 1927 में। तो हम पहला संशोधन इसका देखते हैं जो 1878 में किया गया था। वर्ष 1878 के वन अधिनियम द्वारा ब्रिटिश प्रशासन ने सभी बंजर भूमि की संप्रभुता हासिल कर ली। जितने भी आपके बंजर भूमि थी उसकी सबकी ओनरशिप आपने ब्रिटिश सरकार के पास चली गई, जिसमें आपके परिभाषित वन भी शामिल थे। इस अधिनियम ने प्रशासन को आरक्षित और संरक्षित वनों का सीमांकन करने में भी सक्षम बनाया, यानी जो आपके रिजर्व्ड फॉरेस्ट है उसकी क्या क्या बाउंड्रीज होंगी उसके अधिकार भी ब्रिटिश सरकार को दे दिए गए। संरक्षित वनों के मामलों में स्थानीय लोगों के अधिकारों को वापस ले लिया गया था। आप देखिए यहीं से समस्या शुरू होती है, जो आपके लोकल पीपल थे उनके अधिकारों को वापस ले लिया गया और ब्रिटिश सरकार ने जंगलों पर अपना अधिकार स्वीकार स्टार्ट करना या एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। जबकि कुछ विशेषाधिकार जो सरकार द्वारा स्थानीय लोगों को दिए गए थे जिन्हें कभी भी वापस लिया जा सकता था। इसमें कुछ राइट्स फिर भी इन्होंने लोकल लोगों को दिए, लेकिन उसमें यह प्रोविजन था कि सरकार जब चाहे इन्हें वापस ले सकती थी। और देखिए पहली बार जो आपके सिलेबस में वन है, आरक्षित वन और संरक्षित वन, वो इसी अधिनियम के तहत परिभाषित किए गए हैं। इस अधिनियम ने वनों को 3 श्रेणियों आरक्षित वनों, संरक्षित वनों और ग्राम वनों में वर्गीकृत किया। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले वनों का जो क्लासिफिकेशन है आरक्षित वन में, संरक्षित वन में और ग्राम वनों में कौन से अधिनियम के तहत किया गया है, तो भारतीय वन अधिनियम 1878 के तहत सबसे पहले यह क्लासिफिकेशन आया है। इसके तहत क्या किया गया, इसने वनवासियों द्वारा वनोपज के संग्रहण को विनियमित करने का प्रयास किया। अब देखिए आपको पता होगा जो जंगल में लोग रहते हैं, जो जनजातीय लोग रहते हैं, वो अपनी जो जीविका चलाते हैं वो जंगल में मिलने वाले, या उनका जो जीविकोपार्जन का साधन है वो जंगल में मिलने वाले फल, शहद, तेंदुआ पत्तियां या और भी जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वही होता है। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार का ये अधिनियम था इसने ये कह दिया कि हर क्षेत्र से आप ये चीज कलेक्ट नहीं कर सकते, यानी कहीं ना कहीं जो जंगल में रहने वाले लोगों के कई हजार वर्षों पुराने अधिकार थे उनको रोकने का प्रयास किया। इस नीति में वनों पर राज्य नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपराध और कारावास तथा जुर्माने के रूप में घोषित कुछ गतिविधियां लागू की गई, यानी अगर आप सरकार की बात नहीं मानते हो तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है, आपको जेल हो सकती है और आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाए जा सकते हैं। ऐसा प्रोविजन इस एक्ट में किए गए। और उसके बाद 1878 का जो एक्ट था इसमें एक लैंडमार्क चेंज आता है 1927 में। वर्तमान में भी ये फोर्स में है, यानी भारत में चलता है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। इसके बारे में हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है। अब बात करते हैं भारतीय वन अधिनियम 1927 की। भारतीय वन अधिनियम 1927 का उद्देश्य वनोत्पाद की आवाजाही को नियंत्रित करना, यानी फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कंट्रोल करना, उस पर शुल्क लगाना था, यानी स्पेशली इससे भी ब्रिटिश सरकार कैसे अर्न करेगी उसकी बात इसमें की गई थी। यह किसी भी क्षेत्र को आरक्षित वन, संरक्षित वन या ग्राम वन के रूप में घोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का भी उल्लेख करता है। देखिए अगर आपको किसी भी वन को, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 अभी भी फोर्स में है, किसी भी क्षेत्र को आपको इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है तो जो आपको प्रोसीजर मिलेंगे वो इसी एक्ट के तहत मिलेंगे। स्पेशली मैं आपको कैटेगरी भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर में आपका इनकी बात की गई है, क्योंकि चैप्टर आपसे पूछ सकता है। इस अधिनियम में वन अपराध क्या है, यानी फॉरेस्ट ऑफेंस क्या है, यानी अगर आप वायलेशन करते हो वन के क्षेत्र में, या मान लीजिए आप इलीगल शिकार कर रहे हो या वनों को अवैध रूप से काट रहे हो, तो उस वन अपराध की बात इस अधिनियम के तहत की गई है। किसी आरक्षित वन के अंदर कौन से कार्य निषिद्ध हैं, यानी जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं उनके अंदर आप कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हो, कौन सी नहीं कर सकते हो, वो भी इस अधिनियम के तहत बताई गई हैं। और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर दंडनीय का विवरण दिया गया है, यानी अगर आप इन कानूनों को नहीं मानते हो तो आपके ऊपर क्या क्या चार्ज लगाए जाएंगे वो भी बात इसमें की गई है। वर्ष 1865 में वन अधिनियम लागू होने के बाद इसमें 2 बार 1878 और 1927 में संशोधन किया गया था और 1927 का संशोधन ही अभी तक लागू है। इसे वन कानूनों को अधिक प्रभावी बनाने और पूर्व के वन कानूनों में सुधार के लिए अधिनियमित किया गया था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो 1865 और 1878 के एक्ट में कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया, क्योंकि इस दौरान ब्रिटिश सरकार के
कई जनजातीय आंदोलनों में काफी ज्यादा रिसोर्सेज खर्च हुए। 1899 में आपका मुंडा रिवोल्ट होता है, उसमें भी काफी ज्यादा ब्रिटिश सरकार बैकफुट पर आती है। तो उसके बाद 1927 का एक्ट लाया गया और वनों के कानूनों से संबंधित परिवर्तन किए गए। गांव के समुदायों को जंगलों के साथ उनके युगों पुराने साथ रहने वाले संघों से अलग कर दिया गया था। मुख्य रूप से वन निर्भर समुदायों द्वारा वनों के स्थानीय उपयोग को रोकने के लिए अधिनियम में और संशोधन किए गए। तो देखिए, इसमें कहने को तो संशोधन थे, लेकिन और बुरी तरीके से हम कहते थे और नकारात्मक रूप से जो जनजातीय लोग थे उनके अधिकारों को इसमें कर्टेल किया गया, यानी कम किया गया। अगर बात करें 1927 के अधिनियम के मुख्य उद्देश्य क्या थे? ऑफिशियल वनों से संबंधित पूर्व के सभी कानूनों को समेकित करना, यानी 1865 का जो अधिनियम आया था और 1878 का जो अधिनियम आया था उसको एक साथ इंटीग्रेट करना। औपनिवेशिक उद्देश्य के लिए उसके प्रभावी उपयोग हेतु सरकार को वनों के विभिन्न वर्गों को बनाने की शक्ति प्रदान करना, यानी औपनिवेशिक मतलब भारत ब्रिटिश सरकार की एक कॉलोनी थी, तो आपको पता होगा लगातार भारत से रॉ मटेरियल ब्रिटेन भेजा जाता था। तो इसके लिए कौन सी कैटेगरी के वनों में आप कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हो, उसके लिए कानून बनाने की शक्ति ब्रिटिश सरकार को दी गई। वनोत्पाद की आवाजाही, पारगमन, लकड़ी और अन्य वनोपजों पर आरोपित शुल्क को विनियमित करना। किसी क्षेत्र को आरक्षित वन, संरक्षित वन या ग्राम वन घोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को परिभाषित करना। आरक्षित वन के अंदर निषिद्ध वन अपराधों को परिभाषित करना और उल्लंघन पर दंड निर्धारित करना। वन और वन्यजीवों के संरक्षण को अधिक जवाबदेह बनाना। अब देखिए, हमारा जो मुख्य टॉपिक है रिजर्व फॉरेस्ट और आरक्षित वन, इसकी बात करते हैं। अगर बात करें आरक्षित वन की, तो देखिए भारत में आरक्षित वन जो है या रिजर्व फॉरेस्ट सबसे प्रतिबंधित वन है। इसमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन वन्य जीवों को और पेड़ पौधों को दिया जाता है। आरक्षित वन सबसे अधिक प्रतिबंधित वन है और किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि पर जो सरकार की संपत्ति है राज्य सरकार द्वारा गठित किए जाते हैं। तो सबसे पहले किसको पावर है? स्टेट गवर्नमेंट को पावर है। और मैंने आपको शुरू में ही बताया, इवन जो वनों को परिभाषित करने की शक्ति है वो भी राज्य सरकार के पास है। 1996 का सुप्रीम कोर्ट का जो एक वर्डिक्ट आया था, टी.एन. गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके आधार पर आरक्षित वनों में स्थानीय लोगों को किसी वन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुमति के बिना आवाजाही निषिद्ध होती है। यानी अगर आपको कोई सीनियर लेवल का फॉरेस्ट ऑफिशियल अलाउ नहीं करता तो आप इस फॉरेस्ट में मूवमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आरक्षित वन गठित करने हेतु भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 से लेकर धारा 20 तक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो आपका सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 20 तक आपके किससे संबंधित है? आरक्षित वनों को गठित करने की प्रक्रिया से। अतः वन भूमि अधिसूचित करने की प्रक्रिया में किसी भी क्षेत्र को वर्तमान में वैधानिक संरक्षण देने के लिए सर्वप्रथम भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वनों को अधिसूचित किया जा रहा है। तो सेक्शन 29 के तहत भी आपका आरक्षित वन ही क्लासिफाई किए जाते हैं। अगर बात करें आरक्षित वनों को वन अधिनियम के कौन से अध्याय में रखा जाता है, तो इन्हें भारतीय वन अधिनियम के दूसरे अध्याय में रखा गया है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिफरेंट चैप्टर में है। सेकंड चैप्टर में 4 से लेकर 20 तक इसकी प्रक्रिया है और 29 भी इससे ही संबंधित है। अगर बात करें भारत में सबसे पहला आरक्षित वन कौन सा था, तो मध्य प्रदेश में स्थित सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पहला आरक्षित वन था। इसको भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या संरक्षित वन क्या होते हैं। राज्य सरकार को आरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त, यानी जो हमने ऊपर पढ़े रिजर्व्ड फॉरेस्ट या आरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त किसी भी भूमि को संरक्षित वनों के रूप में स्थापित करने का अधिकार है और इस भूमि पर सरकार का ही स्वामित्व होता है, यानी ये भी सरकार की ही प्रॉपर्टी होते हैं। अगर बात करें इसका प्रावधान भारतीय वन अधिनियम के कौन से सेक्शन के तहत किया गया है, इसका प्रावधान भारतीय वन अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों के तहत किया गया है और भारतीय वन अधिनियम 1927 के चतुर्थ अध्याय में संरक्षित वनों को रखा गया है। तो धारा 29 देखिए, अगर आपसे पूछे तो किससे? रिजर्व्ड फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दोनों से संबंधित है, लेकिन चैप्टर दोनों का अलग है। वो सेकंड चैप्टर में है और ये फोर्थ चैप्टर में शामिल है। इस शक्ति का उपयोग ऐसे वृक्षों जिनकी लकड़ी, फल या अन्य गैर लकड़ी उत्पादों में राजस्व बढ़ाने की क्षमता है, उस पर राज्य नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया गया है। देखिए, आपको पता होगा जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, वनों से मिलने वाले उत्पाद होते हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। तो ऐसे वनों को जब राज्य सरकार डिक्लेयर करती है तो इससे होने वाले वन उत्पादों पर सरकार का कुछ ना कुछ राजस्व का फायदा होता है, जिससे जो स्टेट की जीडीपी होती है आपकी, उसमें भी ग्रोथ होती है। अगर बात करें देखिए तीनों में जो 3 फॉरेस्ट हैं,
आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम वन। इसमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन किसको दिया गया है अगर आपसे ये पूछे तो सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो है आपके आरक्षित वन। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है, आप इसमें मूवमेंट नहीं कर सकते बिना अधिकारी की परमिशन के। फिर दूसरी रैंक है आपकी संरक्षित वन की, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की। इसमें थोड़े से आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है सरकार के द्वारा। और एक होते हैं आपके ग्राम वन, जिसको हम वीएफ बोलते हैं या विलेज फॉरेस्ट बोलते हैं। इसमें फिर भी आपका थोड़े से आवाजाही से संबंधित नियम जो होते हैं वो ढिलाई उसमें बढ़ती जाती है, क्योंकि कम्युनिटी के द्वारा ये, या फॉरेस्ट कम्युनिटी या विलेज कम्युनिटी के द्वारा ये मैनेज किए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा सुरक्षा का स्तर आपका आरक्षित वन में ही हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यही देखिए पूरा टॉपिक है आपका आरक्षित वन का और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का। वन अधिनियम मैंने पूरा इसमें कवर कर दिया है। कौन से सेक्शन के तहत प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और आरक्षित वन कैटेगराइज किए जाते हैं। भारत के पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट कौन थे? डायट्रिच बेंडिस थे। इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना, जिसे वर्तमान में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बोला जाता है, इसकी स्थापना इन्होंने ही की है। इनके ही एफर्ट्स के कारण भारत का पहला वन अधिनियम 1865 में आया, जिसमें 2 बार संशोधन किए गए, 1878 में और 1927 में। 1927 वर्तमान में भी लागू है और भारत में वर्तमान में आरक्षित वन और संरक्षित वन इसी अधिनियम के तहत नोटिफाई किए जाते हैं। भारत का पहला कौन सा था? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। तो यही पूरी इसकी समरी है। इसका पीडीएफ और पिछले टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।